हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मिर्गी के बारे में। बच्चों में मिर्गी की बीमारी जो होती है, आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ डॉक्टर जीवन सिलवाल सर आते हैं जो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिर्गी की बीमारी कैसे होती है बच्चों में, उसके क्या क्या लक्षण हैं और वो किस तरह से सही हो सकता है। एपिलेप्सी जो है वो किस तरह से सही हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में डॉक्टर जीवन सिलवाल सर खुद अपने मुंह से बताएंगे कि मिर्गी की बीमारी क्या है, लक्षण क्या हैं और कैसे सही हो सकता है। तो गाइज़, बने रहिए वीडियो में। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल सर के पास और आप लोग खुद देखिए। और इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है बच्चों में तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा एड्रेस रहेगा सर का, एथेना क्लिनिक सिलीगुड़ी का भी और लाइफ सेवर हेल्थ सेंटर किशनगंज का भी। 2 जगह बैठते हैं सर। तो पहले आप लोग वीडियो देखिए और कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझे फ़ोन या ईमेल कर सकते हैं गाइस। तो बने रहिए वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज विश्व में करीब 5 करोड़ लोग मिर्गी या एपिलेप्सी से पीड़ित हैं। उसमें भी करीब 1 करोड़ केवल इंडिया में ही हैं और ज़्यादातर एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं वो बच्चों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। हर एक 1000 में से 5 से 6 बच्चे एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी से ग्रसित है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथेना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से आज एपिलेप्सी के बारे में या मिर्गी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या है एपिलेप्सी, क्यों होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से इसकी हम डायग्नोसिस करें और इलाज करें। एपिलेप्सी या मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है जिसमें बच्चे बार बार बेहोश हो जाते हैं। तो इसके लक्षण कैसे पता चले कि इस बच्चे को एपिलेप्सी हो रही है, क्या क्या सिम्टम रहता है। तो इसमें बच्चे कई प्रकार से जो है झटके आ सकते हैं। अभी इसको झटका मतलब लोकल भाषा में उसको खिंचनी बोलते हैं या फिर चमकी बोलते हैं, सीजर या कन्वल्जन हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कई प्रकार से आ सकती है। ज़्यादातर क्या होते हैं कि सडनली बच्चा आंखें को ऊपर चढ़ा देता है, हाथ को पूरा टाइट करके फिर वो झटका करने लगता है। दोनों साइड का हाथ, दोनों साइड के पैर जो है झटके हो जाते हैं और आंखें को ऊपर चढ़ा के मुंह को टाइट कर लेता है। कई बार मुंह से झाग या फिर पूरा जो है राड़ा गिर सकता है और हाथ या पैर जो है एक तरफ या पूरा बॉडी भी एक तरफ टर्न हो सकती है। अगर वो बहुत देर तक झटका रहा तो कुछ बच्चे पेशाब वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये होती है जनरलाइज काइंड ऑफ सीजर या जनरलाइज एपिलेप्सी में होती है। एक दूसरा प्रकार से आ सकता है कि अचानक से शरीर का एक हिस्सा, दायां या फिर बायां हाथ या फिर पैर झटकने लगते हैं। साथ में जो फेस का भी एक साइड जो है ट्विच होने लग सकता है और इसमें भी वो पूरा बेहोश हो जाते हैं। और वो जो ड्यूरेशन है कभी कभी बहुत छोटा, 30 सेकेंड 1 मिनट से लेके कई बार वो लंबा भी जा सकता है। 2-4 मिनट से लेकर कई बार बहुत लंबा भी हो सकता है। एक तीसरी प्रकार की हो सकती है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन कुछ काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं या फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो अचानक बच्चे जो हैं थोड़ी देर के लिए स्टेयर करने लग जाते हैं और एक तरफ होके पूरा अटक से जाते हैं और थोड़ा सा आई ब्लिंक्स वगैरह होते हैं और एक तरफ ही देखते रहते हैं, जिसको लगता है कि बच्चा वहाँ से एब्सेंट हो गया। तो जैसे उनको बोलते हैं उसको एब्सेंस सीजर या फिर एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। ये एक प्रकार की हो सकती है। और एक दूसरे प्रकार के जो लक्षण हैं कि बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चे जो 3 से लेकर 7-8 साल के बच्चे हैं, अचानक से डरते हैं, माँ के पास दौड़ के आते हैं और अचानक से कंफ्यूज से हो जाते हैं और एक तरफ देखने लगेंगे। बच्चे को नाम से बुलाने से भी वो है बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे उस समय। और उस समय कई बार जो मुंह का जो मूवमेंट्स है वो चबाने जैसा या लिप्स को जो चाटने जैसा टाइप का मूवमेंट करते हैं, हाथ को थोड़ा सा हल्का मरोड़ लेते हैं और कंफ्यूज से दिखते हैं। वो करीब 30 सेकेंड से 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। तो ये भी एक अलग टाइप का लक्षण है। और एक टाइप का हो सकता है कि जिसमें अचानक से शरीर का कोई एक हिस्से में झटका आ सकता है, जैसे कि एक करंट सी लगी हुई हो, तो हाथ में हो सकता है या ये पैर में हो सकता है, कभी कभी पूरी बदन में होके पूरे गिर भी जाते हैं, इस टाइप के भी होते हैं। तो ये तो हो गए सारे लक्षण
जिस तरीके से बच्चे आते हैं। अभी एपिलेप्सी का कारण क्या है? तो कारण को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ब्रेन से कंटिन्यूसली एक लो वोल्टेज जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमेशा जनरेट होती रहती है। तो अगर किसी भी वजह से ब्रेन के कोई हिस्सा में अगर अचानक से ज़्यादा स्पार्किंग हुआ या फिर ज़्यादा करंट अगर ज़्यादा आ गया, तो उसकी वजह से जो है अलग से बच्चे सडनली बेहोश हो सकते हैं। तो ब्रेन के कौन से हिस्से में ज़्यादा करंट आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, उसकी वजह से शरीर के जो है मूवमेंट्स भी उस हिसाब से फ़र्क हो सकते हैं। तो अगर राइट साइड में ज़्यादा स्पार्किंग है तो बॉडी, शरीर का लेफ़्ट साइड हो सकता है झटका करेगा, लेफ़्ट साइड का फेस ट्विच करेगा। अगर दोनों साइड के ब्रेन से अचानक आएगा तो पूरी बॉडी जो है झटका के जैसे हो सकता है। तो ये करंट जो है ब्रेन में, जो इलेक्ट्रिसिटी क्यों एकदम से बदल जाती है, इसके कारण जो है अगर हम समझें तो उसमें ब्रेन कभी कभी दिखने में नॉर्मल भी हो सकता है या फिर एबनॉर्मल हो सकता है। एबनॉर्मल का मतलब है कि अगर ब्रेन में किसी भी वजह से कोई डैमेज हो गया हो तो, और पुराना कोई दाग है, तो वो दाग की वजह से उस जगह में उस इलेक्ट्रिसिटी पूरा बदल जाता है और बच्चे में जो झटका आने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो ये रिस्क ग्रुप कौन कौन से बच्चों को ज़्यादा हो सकता है? वो बच्चे जो कि NICU में थे पहले, जिनको मेनिंजाइटिस छोटी उम्र में हुआ, जिनको जन्म के टाइम में रोए नहीं, जिनको ग्लूकोज कम हो गया, बहुत प्रीमेच्योर बहुत पैदा हुए, और जिनको कभी ब्रेन में चोट लगी हो, अंदर ब्लीडिंग हो गया हो, तो बाद में जो है वही जो इंजरीज़ बाद में दाग बन जाता है और वो दाग बन के उनके डेवलपमेंट में भी असर करता है। वो चलने बोलने में भी लेट हो सकते हैं और बाद में फिर उनको वो झटका आके वो एपिलेप्सी में भी तब्दील हो जाती है। ये हो गया जिनका MRI में या ब्रेन में एक दाग रहती है, एक डैमेज रहता है। दूसरा, नॉर्मल जो है बच्चे, नॉर्मली ग्रोइंग बच्चे या एडल्ट्स को भी सडनली जो है मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, जिनमें MRI वगैरह करके देखेंगे तो नॉर्मल हो सकता है। तो उसमें कई बार जो ब्रेन में चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो दिखते नहीं MRI में, वो चैनल में जो करंट की जो कम ज़्यादा होने की वजह से अचानक से बेहोश होने की टेंडेंसी हो सकती है। तो ये एक साधारण तरीके से समझने में ये कारण हो सकती है एपिलेप्सी की। तो ये तो हो गए एपिलेप्सी के लक्षण और कारण। और डायग्नोसिस की तरफ हम बढ़ते हैं। डायग्नोसिस के लिए मेन जो ज़रूरत है वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या फिर EEG करके जो टेस्ट होती है। जैसे हार्ट के लिए जो ECG करते हैं हार्ट के वेव्स के लिए, वैसे ही ब्रेन के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करके एक टेस्ट होता है। तो इसमें ब्रेन के अलग अलग वेव्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा, कई प्रकार के होते हैं। वो जगते समय अलग प्रकार के वेव्स आते हैं, सोते समय बच्चों के अलग प्रकार के वेव्स आते हैं, और एपिलेप्सी के जो बच्चे होते हैं उनमें अलग प्रकार के वेव्स दिखते हैं। तो EEG हमको बताती है कि ब्रेन के कौन से हिस्से में से जो है वो स्पार्किंग ज़्यादा हो रही है। कई बच्चों की एक साइड से हो सकती है, कई बार वो दोनों तरफ से हो सकती है। और ख़ास बात ये है कि बच्चों में जो EEG होती है, स्पेशली फर्स्ट 5 ईयर्स में, स्पेशली स्लीप में बहुत दिखने में बहुत एबनॉर्मल लगता है अगर हम उसको एडल्ट के साथ कंपेयर करें तो। और एपिलेप्सी की जो पूरी ट्रीटमेंट की जो पद्धति है EEG से कई बार ट्रीटमेंट में भी उसके दवाई के छनौट में भी बहुत मदद करती है। तो सही रिपोर्टिंग EEG की होनी बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली अगर गलत तरीके से रिपोर्टिंग हुआ है तो कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं बच्चों में जो सीजर जैसे दिखते हैं, स्पेशली शुरुआत के 3-4 साल के बच्चे हैं, इनको ऐसे टाइप की बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं जो कि बेनाइन मूवमेंट्स हम बोलते हैं, जो डेवलपमेंटली जो नॉर्मली ग्रोइंग बच्चों को होती है। किसी को नींद में झटके हल्के हल्के रहते हैं, या फिर जगते समय में भी ऐसे कई टाइप के मूवमेंट्स हैं जो सीजर जैसे दिखने वाले, जिनको सीजर मिमिक्स कहते हैं। तो ये बच्चों का भी जो है डायग्नोसिस के लिए EEG करना ज़रूरी है ताकि वो EEG नॉर्मल रहे उनमें। और ये इसमें एक्सपर्ट की सलाह लेना ज़रूरी है और एक्सपर्ट को ही EEG का रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि सारी जो ट्रीटमेंट की जो ड्रग की छनौट है और जो ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन है वो EEG के ऊपर बहुत निर्भर रहती है। अब दूसरा जो चीज़ है हम जो मिर्गी के बच्चों में करते हैं वो है MRI ब्रेन का, या फिर कभी कभी CT स्कैन भी करते हैं। लेकिन MRI जो है डिटेल से सारे स्ट्रक्चर्स को दिखाता है कि कोई पुरानी दाग तो नहीं है, या फिर उसमें कोई जन्म से ही ब्रेन अलग प्रकार का तो नहीं है, या ब्रेन का कोई हिस्सा अलग से तो नहीं दिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है MRI करके पता चलती हैं।
तो ये जो मेन जो है 2 टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी रेयरली हम बच्चों को कोई रेयर अगर मेटाबॉलिक बीमारियां हैं तो ब्लड टेस्ट वगैरह भी हम लोग कभी कभी करते हैं। तो ये तो हो गई डायग्नोसिस की बातें। हम लोगों को लगता है कि एपिलेप्सी एक एडल्ट की ही बीमारी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एपिलेप्सी एक्चुअली बच्चों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है और ये किसी भी एज ग्रुप में स्टार्ट हो सकता है। जन्म के पहले महीने से लेकर किसी भी एज ग्रुप में एपिलेप्सी स्टार्ट हो सकती है और स्पेशली बच्चों में जो है एपिलेप्सी एडल्ट के कंपेयर में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। और एपिलेप्सी की जो टाइप्स भी बहुत सारे हैं, कई प्रकार की एपिलेप्सीज़ होते हैं और ये एपिलेप्सी टिपिकल एज ग्रुप में स्टार्ट होने वाले एपिलेप्सीज़ भी होते हैं। इसीलिए हम जब बच्चों को देखते हैं और एपिलेप्सी की जब डायग्नोसिस हम बनाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को जो भी ये झटके स्टार्ट हुए हैं ये कौन से एज से स्टार्ट हुआ है, किस किस प्रकार के झटके बच्चे में हैं, उनकी ईईजी कैसी है, उनकी एमआरआई कैसी है, उनके फैमिली हिस्ट्री में यदि है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम लोग मिला के हम एक सिंड्रोमिक डायग्नोसिस जो बोलते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई सारे एपिलेप्सी टाइप्स में जो चॉइस ऑफ ड्रग्स है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब की गई है। इसीलिए अगर कोई बच्चे को झटका है तो सीधा झटके की दवाई देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें किस टाइप की एपिलेप्सी है और कौन सी दवाई ज़्यादा बेटर काम करती है, इसकी छनौट करना ज़रूरी है। इसीलिए इसमें एक्सपर्ट की राय लेना और एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और एपिलेप्सी से लेकर हमारे समाज में ऐसे कई सारे मिथ्स भी हैं या फिर कई सारे अंधविश्वास हैं कि एक बार एपिलेप्सी की बीमारी हो गई तो ये पूरा लाइफ लॉन्ग चलती है, दवाइयाँ बंद नहीं होती हैं और दवाइयाँ जो है ब्रेन पे असर करती है, ये ब्रेन को स्लो कर देती है। और एपिलेप्सी जो है कई बार लोगों को लगता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है, उनके जूठा नहीं खाना चाहिए। एपिलेप्सी के अगर बच्चे हैं तो उनको जूठा नहीं देना चाहिए। या फिर ये जो झटके आते हैं, जो बच्चे जो बेहोश होते हैं, ये जो है कोई भूत बाधा है तो इनको कोई तांत्रिक वगैरह को दिखाएं या फिर अलग तरीके से इनकी पूजा पाठ करवाएं। तो ये सारी जो है मिथ हमारे सोसाइटी में हैं। जब बच्चे को झटके भी आते हैं तो मुंह को खोल के टंग को जो है जीभ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब अंधविश्वास से हमें बाहर निकल के बच्चों को सही टाइम पे उनकी जो झटके हैं सही टाइम पे दिखा के उनकी डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। क्योंकि कई बच्चे हैं जिनकी जैसे अगर एपिलेप्सी जैसे दिखने वाले झटके हैं और वो अगर ईईजी की सही रिपोर्टिंग नहीं हुई तो अननेसेसरी दवाइयाँ चलती रहती हैं। और दूसरी बात है कि बच्चों को ये जो अगर मिर्गी की बीमारी है तो वो मिस आउट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बच्चों में एपिलेप्सी है तो और वो ट्रीट नहीं हुआ है प्रॉपरली या वो झटके होते ही जा रहे हैं, दवाई की छनौट सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ईजी के एपिलेप्सी के टाइप्स को नहीं समझ रहे हैं, ऐसे ही दवाइयाँ चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि शुरुआत के जो बच्चे हैं जो 6 महीने 1 साल 1.5 साल के बच्चे, उनके डेवलपमेंट में रुकावट भी आ सकती है अगर अनकंट्रोल सीजर्स हैं तो। दूसरी बात है बच्चों की लर्निंग में बहुत अफेक्ट करती है, उनकी मेमोरी को अफेक्ट करती है, उनके अटेंशन स्पैन को अफेक्ट करती है और कई बार वो बच्चे थोड़े चंचलपन भी उन पे आ जाती है, हाइपर एक्टिविटी हो सकता है, उनके स्लीप में उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारी जो कारण है जो अनट्रीटेड एपिलेप्सी की जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स या एक हिसाब से कहें कि उनकी जो है अनट्रीटेड अनडायग्नोस्ड और नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड जो एपिलेप्सीज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप लोगों से मेरी यही एक सलाह है कि अगर बच्चे को किसी भी टाइप की ऐसे मूवमेंट्स हैं जो झटके जैसे आपको लग रहे हैं तो आज के दिन में देखिए घर घर में मोबाइल है, आप छोटा वीडियो बना सकते हैं ताकि जो है आप डॉक्टर को जाएंगे तो वो दिखा सकते हैं। तो इस इवेंट का आप वीडियो बनाएं और आप एक्सपर्ट की राय लें। ईईजी जहाँ पे भी कराएं आप देखें कि जो रिपोर्टिंग है वो एक एक्सपर्ट प्रॉपर्ली कर रहे हैं, क्योंकि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सारा जो ड्यूरेशन और सब कुछ का प्लानिंग ईईजी के ऊपर बहुत निर्भर है, स्पेशली बच्चों में, और इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो आज हम लोगों ने सुना कि एपिलेप्सी क्या होती है, एपिलेप्सी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण हैं, और एपिलेप्सी जैसे दिखने वाले और कई सारे मूवमेंट्स भी होते हैं, और डायग्नोसिस किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब ट्रीटमेंट की जो बात है मैं अगले वीडियो में आप लोगों से डिटेली बच्चों में किस तरीके से इलाज करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है मैं डिस्कस करूँगा। इसके साथ मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से